अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से बात करेंगे थोड़ी सी। उनको अवार्ड नहीं मिला था, सदारती अवार्ड उनकी ज़िंदगी में तो नहीं मिल सका, लेकिन अब भी हमें ट्राई करनी चाहिए, अब भी हमें कोशिश करनी चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को कोशिश करनी चाहिए कि इतने बड़े जो हदायतकार थे उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये रिलीज़ होने जा रही है जनाब। फाइनली जो बड़ा इंतज़ार था भारत में इस फिल्म को देखने के लिए बहुत लोग बेचैन थे। आपको पता, माहिरा ख़ान और फवाद ख़ान जो कि वहाँ उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और मेरा तो मानना ये है कि इस फिल्म के स्टैचर को बढ़ाने में बिलाल अशारी ने नो डाउट फिल्म की मेकिंग अच्छी थी उनकी, लेकिन इसको लोग ज़्यादा देखने आए उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फवाद ख़ान और माहिरा ख़ान और हमज़ा अब्बासी वगैरह थे। क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी फिल्म बना लें, कोई ऐसी चीज़ बना लें, जब तक उसका एक स्टैचर नहीं बनता लोग उसको देखने के लिए नहीं आते। मैं किसी ज़माने में फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, तो वहाँ पे हमें हमारे जो एमडी थे उन्होंने बताया, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कि जब तक आप एक अच्छी प्रोडक्ट अच्छे रेपुटेशन के साथ नहीं बनाएंगे, आपकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, लोग यकीन नहीं करेंगे। या आपकी फैक्ट्री की छोटी है, नहीं है कंपैरेटिवली, वो लोग यकीन ही नहीं करेंगे। अभी भी आप देख लें, ब्रांड कोई भी चीज़ ले आता है, लोग कहते हैं ब्रांड की चीज़ है, होती बेशक उसमें कुछ भी ना हो, क्योंकि ब्रांड का नाम होता है। अगर कोई आम आदमी कोई चीज़ बनाएगा, मैं और आप बना लें, वो जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी वाली होगी, लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करें। तो वो कहते थे कि लोगों को यकीन भी आना चाहिए, उससे पहले कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप के ऊपर यकीन करें कि आप जो ये इंजेक्शन लेके आ रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट उसमें उसका वो है, प्लांट है, और इसके अंदर ये एफिकेसी इतनी है, वाटर बेस है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो बिलाल अशारी साहब नो डाउट के उन्होंने पहले वॉर फिल्म बनाई, लेकिन उनकी इस प्रोडक्ट और इसकी जो मार्केटिंग का जो एक था स्टंट था, ये जो मार्केटिंग में इसका हुआ आगे तक, वो था कि जिस वक्त इन्होंने काम किया, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसी टाइम से इसकी एक बन गया था, एक ओरा बन गया था, लोग जो है इंतजार करना शुरू हो गए थे कि यार फिल्म आ रही है, उसमें माहिरा खान है, फिल्म आ रही है, उसमें फवाद खान है। दो तो बुनियादी थे। हमजा पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे जाने जाते हैं, बहुत मंजे हुए अदाकार हैं, लेकिन हमजा की असल में जो पहचान इंडिया में बनी है वो द लेजेंड ऑफ मौला जट की बात बनी है। फवाद खान की और माहिरा खान की पहले से थी। तो ये है वो जनाब साहब, पीछे एक बड़ा राज, कामयाबी की बड़ी कुंजी जो थी। नो डाउट फिल्म भी अच्छी बनी, फिल्म अच्छी बनाएगी। मैं आपको माजी में कहीं अदर देन, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं कहीं ऐसी फिल्मों की मिसाल दे सकता हूँ जो कि फिल्म अच्छी थी। अब कर्ज फिल्म थी जिस तरह, मैं उसको द लेजेंड ऑफ मौला जट में के साथ इसलिए कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कह रहा हूँ, लेकिन उसकी मार्केटिंग ठीक नहीं थी, नहीं चल सकी। शमीमारा की अक्सर फिल्में ऐसी हैं जिनकी मार्केटिंग अच्छी थी, वो फिल्में इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट के वो आखिर फाइनली रिलीज हो रही है वहाँ पे, जहाँ पे भारत में फवाद खान के, माहिरा खान के, ओवरऑल हमजा अब्बासी के जो फ़ैन हैं वो जितने खुश हैं, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा थ्रेट्स भी मिल रही हैं, उतनी ज़्यादा धमकियाँ भी मिल रही हैं। ये दिसंबर 2022 में फिल्म आनी थी, अक्टूबर 13 को यहाँ पे आई थी पाकिस्तान में, दिसंबर में आनी थी। तो उस ज़माने में एकदम से डिस्ट्रीब्यूटर ने ख़रीदने के बाद, जी स्टूडियो था या जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, उन्होंने अचानक अनाउंस किया कि वो मतलब नहीं लेके आ रहे। फिर ये लटकती लटकती यहाँ तक पहुँची। पहले आया था कि 20 सितंबर को आएगी, यानी आज के दिन रिलीज़ होनी थी, और फिर वो पता चला कि जनाब वो 2 अक्टूबर को अब ये फिल्म जो है फाइनली आ रही है। अगरचे वहाँ के आप अखबारात उठाएं, NDTV की खबरों के मुताबिक भी दूसरी जगहों पे फिल्म की जहाँ के रिलीज़ का बताया जा रहा है, वहाँ पे थ्रेड्स का बताया जा रहा है। वो जो नव निर्मन सिन्हा जो हैं, जो भी हमारा महाराष्ट्र के MMS उसका है, और बाल ठाकरे के जो भांजे हैं वो बड़े अंदर वहाँ पे पखें डाल रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि फवाद खान के जो फ़ैन हैं वो ट्रेटर्स, वो गद्दार हैं। तो अंदाज़ा करें, उनकी पंजाबी फिल्में सारी यहाँ पे लग रही हैं, हम देखते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि अब यहाँ पे दूसरी फिल्में भी लगे, कुछ थोड़ा सा खुद दिल खोलना चाहिए, दिमाग खोलना चाहिए। ये सेकुलर स्टेट अपने आप को कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो सेकुलर एलिमेंट तो नहीं कहना चाहिए जो वहाँ पे डाल रहे हैं। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, फिल्मों को सराहते भी हैं, वही लोग थे जिन्होंने माहिरा खान और फवाद खान को बुला के फिल्में भी बनाई हैं। ये भी है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे। तो बहरहाल ये एक था, और क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं यहाँ पे कब आएगी पाकिस्तान में, उस पर OTT पे, यूट्यूब पे, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे। ज़ाहिर है ये तो उस वक्त लगाएंगे जब फिल्म अभी तक कमाई कर रही है यहाँ पे, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जनाब वो उस पर भी रिलीज़ कर दें। ये एक चीज़ थी। अब मैं आता हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ। अल्ताफ़ हुसैन साहब का
कुल वगैरह भी हुए, फिल्म इंडस्ट्री की जितनी शख्सियात जो मौजूद हैं वो शिरकत की। ये चीज़ देख के अच्छा भी लगा कि कम से कम वो जो एक पहले आता था कि जनाब एक बंदा आया, 2 बंदे आए, इस तरह का नहीं था। जनाजे में भी सारे लोग पहुँचे, शान साहब भी थे, सैयद नूर भी, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जुल्फ़कार माना और भी काफ़ी लोग थे यार। और लाइट भी चली गई है। बहरहाल ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने आके जनाब कुल में भी शिरकत की, जनाजे में भी आए। अल्ताफ़ हुसैन साहब बिलाशुबा अंडर एस्टिमेटेड मगर बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। अंडर एस्टिमेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी जो उनकी जिस तरह से पजीराई उनकी होनी चाहिए थी, जिस तरह से उनका नाम होना चाहिए था। काफ़ी लोग हैं जो जितने मुस्तहिक हैं उनको वो कुछ मिलता है, काफ़ी लोग हैं जो उतने मुस्तहिक नहीं होते लेकिन उनको ज़्यादा मिल जाता है, उसको ओवर एस्टिमेटेड कहते हैं या ओवर रेटेड भी कहते हैं। लेकिन जो ये थे अंडर रेटेड थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मतलब आप अंदाज़ा करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कितनी दफ़ा दोहराऊँ हूँ कि जिन्होंने काफ़ी मिसालें कायम की, जिनकी फिल्में 2.5-3 साल लगी, जिनकी फिल्मों को भारत के अंदर कॉपी किया जाए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी, बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी, वो एक प्रोफेशनल आदमी थे। और एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो मैं जितना मेरा थोड़ा सा साथ उनके साथ रहा, अगरचे मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे रहते, लेकिन अक्सर रात को बात होती थी। मैंने बताया ना कि मैंने सबसे ज़्यादा इंटरव्यू उनके किए। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, सोमवार का दिन था जब 5-5:30 बजे मुझे उनकी इंतकाल का पता चला। सोमवार के दिन ही 8:42 पर उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजे हुए थे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें आयतें हैं, जिसमें नेक ख्वाहिशात का इजहार है। और ये अगर मैं स्क्रॉल ऊपर करूँ, ऊपर की साइड पे अगर जाएं या बाकी स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये रोज़ाना की रूटीन थी। ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो होता ही होता था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के जाने का दुख इस वजह से ज़्यादा है कि मैं अमूमी तौर पर रात को लेट सोता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब रात को लेट सोते थे, तो मुझे कुछ और समझ नहीं आ रही होती थी कि मैं अगर किसी से बात करूँ, किससे बात करूँ, समझ नहीं आ रही, यार फ़लाँ भी सो गया होगा। अदर दैन फिल्म इंडस्ट्री को दोस्त भी सो गए होंगे जल्दी, जो काम करते हैं, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी रूटीन है। तो मुझे कुछ और नहीं समझ आती, मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब को फ़ोन कर लेता था उठा। पहले मैं मैसेज करना, सर जाग रहे हैं, या कम से कम ये कहना कि सर ये फ़ोन करके मैंने पूछ लेना कि आप कर रहे हैं, वो हाँ मैं खाना खा रहा हूँ या मैं फ़लाँ का काम कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद कर लें या मैं कर लेता हूँ। तो ये रूटीन थी। गुलू भाई के साथ भी मेरी इसी तरह ही है। गुलू भाई से जब बात होती है वो कम से कम 1 घंटे की बात होती है, वो इधर उधर की तो अल्ताफ़ हुसैन साहब रात को मुझे इतने याद आते हैं। दिन में ज़ाहिर मसरूफियत और ज़्यादा होती है, लेकिन और वो इस वजह से कि मैं उनसे पूछ लेता था कि ये चीज़ मैंने पूछनी है, ये करनी है। मैसेज दिखा के देखें, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन भी उन्होंने मैसेज भेजे हुए हैं, यानी कि वो हर तरफ वो सोचते थे हर तरह से। और ऐसी ऐसी बातें वो करते थे कि बंदे की वो मुझे उनका मतलब अब मैं थोड़ी ज़ाती सी बातें कर लूँ थोड़ी सी, अगर उनकी मुझे स्टाइल बड़ा पसंद था। उनकी स्टाइल के अंदर सादगी बहुत थी बोलने में। एक बात वो बड़ी कहते थे, ईमानदारी की बात, यकीन करें। अच्छा, वो ईमानदारी की बात कहाँ कहते थे? ईमानदारी की बात हमेशा वहाँ पे कहते थे जहाँ वो समझते थे कि अगरचे मेरी उससे अगरचे उसकी रेपुटेशन इस किस्म की है, शोहरत, लेकिन ईमानदारी की बात है, उसने मुझे हैरान किया, वो टाइम पे आ गया या आ गई, या वो उसने ये मुआवजा ले लिया। ईमानदारी की बात है। आप इंटरव्यू के अंदर भी उठा के देखें, उनका ये तकिया अपना तो वो बहुत कहते थे, अपना वो तो बहुत कहते थे, लेकिन ये ईमानदारी की बात वो बहुत, मतलब हसन अस्करी साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कहते थे ईमानदारी की बात है कि ये था ईमानदारी की बात है। तो वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़बरदस्त आदमी अल्ताफ़ हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। और एज ए प्रोफेशनल उनका जो नाम है वो सबको पता है। उनके लिए अवार्ड की कोशिश होनी चाहिए। आपको याद होगा 14 अगस्त गुजरी थी, तो मैंने 15 अगस्त को इस इंतज़ार में था मैं कि कोई तो किसी ने नाम तो लिया होगा, किसी लाइट आ गई, किसी ने तो नाम लिया होगा, किसी ने तो कुछ बताया होगा, किसी ने तो कुछ आगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब भी हैं यहाँ पे, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सका। अगर मैं हसन अस्करी साहब वेल डिज़र्विंग थे, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, उनकी सलाखें फ़िल्म, उनकी दूरियाँ, उनकी बेकरार, उनकी पुत्र जग्गेदा, उनकी मैं मेला, उनकी सारी फिल्में साइड पे हैं। उनकी एक फ़िल्म थी जिन्होंने उनकी सीवी जो थी, क्योंकि आपको पता सीवी भेजी जाती है, जिन्होंने उनकी सीवी बना दी, वो कौन सी थी? तेरे प्यार में। मैं अब बैनुसुतूर बात कर रहा हूँ, मैं खुल के नहीं बात कर रहा। तेरे प्यार में
मैं तेरे प्यार में मेरी फेवरेट फिल्म है, लेकिन उसका टॉपिक कैसा था, उस कहाँ से जवाब दिया, किस जगह से वो फिल्म बनी थी, ये सीवी के लिए यही फिल्म काफ़ी अच्छा। तेरे प्यार में जिन्होंने बनाए थे, देव जी देव अवार्ड दें इनको। वो इन बेचारों की सीवी में इस तरह कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन इनकी सीवी के अंदर 2.5 साल चलने वाली फिल्म थी। इनकी सीवी के अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर मुकम्मल होने वाली फिल्में थी। इनकी सीवी के अंदर लो बजट के साथ अच्छी फिल्में थी, क्वालिटी फिल्में थी, लेकिन उनको नहीं मिल सका। मैंने 14 अगस्त को बनाया था, आपको याद होगा। मैं कहता हूँ, उस टाइम भी कहता था, हसन अस्करी के टाइम भी कहता था अल्ताफ़ हुसैन को मिलना चाहिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहाँ हम दोनों मिल के, मैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे वीडियो पे कि उनकी बेटी ने जाकर उनकी कब्र पे रखा हसन अस्करी की अवार्ड। अगरचे उन्हें ज़िंदगी में पता चल गया था मुझे अवार्ड, इनको तो वो भी पता नहीं चला। तो आए हम फिल्म इंडस्ट्री से, मेरी गुजारिश है, मेरी जुल्फ़कार माना साहब से गुजारिश है, मेरी ये नए बने हैं शहज़ाद रफ़ीक साहब, अगर मुझे नहीं पता ये कितना रोल प्ले कर सकते हैं, मेरी गुल्लू भाई से, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बाकी जो शान है, शान के साथ बहुत काम किया, मोहम्मद रान, सबसे गुजारिश है मेरी कि आप उनके लिए आवाज़ उठाएं। आप उनके लिए, उनको वेल डिज़र्विंग थे, उनके लिए उनका हक उनको मिलना चाहिए। सदारती अवार्ड के लिए, अवार्ड के लिए आवाज़ उठाएं। मैं आपके साथ हूँगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल टॉक शो के हवाले से सारे सियासतदानों को जानता हूँ, हर किसी के साथ लाइजनिंग भी है। जहाँ जहाँ आप जिससे कहेंगे बात करनी पड़ी, ये वज़ीर इत्तलात, अब जनाब इतना लंबा मैसेज, इतने अल्ताफ़ हुसैन साहब इतने ये थे वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रहे हैं, अता तारड़ साहब, इतने उनकी कामयाबी, उनका प्रोफेशनल आदमी थे, इतनी कामयाब फिल्में उन्होंने बनाई, मंजे हुए डायरेक्टर थे, क्या कौन से लफ्ज़ थे जो उन्होंने नहीं बोले। आप हफ्ता तकरीबन 15-20 दिन पहले या महीना पहले 14 अगस्त को आपको याद नहीं था। अब आपको किसी ने रटे रटाए जुमले दे दिए पीछे से बिठा के। ये तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है। बहरहाल मैं इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे साथ अगर कोई शरीक होना चाहता तो आप होएं, आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।